हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज सितेंद्र चौधरी एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज है दिसंबर 2022, वेंसडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। हमारे न्यूज़पेपर में आज जो सबसे पहली न्यूज़ है फ्रंट पेज पे वो है बिल टू रेज मैरिज एज ऑफ वीमेन सीक्स टू ओवरराइड लॉज अक्रॉस फेथ सेंड टू पैनल। देखिए, ये मैरिज जो लॉ बनाया है सरकार ने, जिसमें एज को 18 से 21 साल कर दिया गया है, इसके ऊपर हम लोग इस आर्टिकल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि प्रीवियसली हम इस पे अच्छी खासी डिस्कशन कर चुके हैं। मैं सिर्फ आप आज आपको ये बताऊंगा कि ये जो बिल है इसको एक पैनल को सेंड किया गया है। ये पैनल क्या होता है, तो इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, यहां पे पैनल का मतलब है पार्लियामेंट्री कमिटी। पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसी कमेटी होती है हमारे पार्लियामेंट में जो पर्दे के पीछे रह के काम करती हैं। देखिए, 12 महीने तो हमारा पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। तो जब अब हमारे यहाँ पे 3 सेशन होते हैं, एक मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है और बजट सेशन होता है। इन अब पार्लियामेंट तो कुछ लिमिटेड समय के लिए ही बैठती है, लेकिन इतना बड़ा कंट्री है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे बिल पास करने होते हैं, तो साल भर उनके ऊपर जो पर्दे के पीछे डिस्कशन होती है वो की जाती है इन पैनल्स में, इन पार्लियामेंट्री कमिटीज में की जाती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 118(1) है, ये पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करता है। हमारी कंट्री में दो तरह की पार्लियामेंट्री कमेटी होती हैं। पहली कमेटी होती है जो परमानेंट होती है, जिसे कहा जाता है स्टैंडिंग कमेटी, और एक कमेटी होती है जो टेम्परेरी होती है, जिसे कहा जाता है एड होक कमेटी। एड होक कमेटी वो कमेटी होती है जो कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाई जाती है, जैसे कि कोई इंक्वायरी करने के लिए या किसी खास चीज़ पे एडवाइस करने के लिए। एक बार वो जो काम फुलफिल हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो इन कमिटीज़ को डिसमेंटल कर दिया जाता है। लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी पूरी तरह से परमानेंट होती हैं। अब लोकसभा के अंदर अलग से कमेटी होती हैं, राज्यसभा के अंदर होती हैं, कुछ कमेटी ज्वाइंट भी होती हैं, जिसके अंदर कुछ मेंबर लोकसभा के होते हैं, कुछ लोग मेंबर राज्यसभा के होते हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी को लेके हमारी लक्ष्मीकांत में एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है। आप उस चैप्टर को पढ़िए, वहां पे अलग अलग पार्लियामेंट्री कमेटीज का ऑब्जेक्टिव आपको देखने को मिलेगा, उसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कौन वहां पे चेयरपर्सन होता है, ये सब चीजें आपको लक्ष्मीकांत में देखने को मिलेंगी। तो ये बिल जो है ना, उसे पार्लियामेंट्री पैनल को भेज दिया गया है, ताकि वहां पे लोग जो एक्सपर्ट होते हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, डिबेट करेंगे, कुछ अमेंडमेंट सजेस्ट करेंगे। लेकिन ये पार्लियामेंट जो भी सजेशन करता है, देता है गवर्नमेंट को अमेंडमेंट करने के लिए, ये सरकार उसके लिए मैंडेट मतलब बाउंडिंग नहीं है कि उस अमेंडमेंट को माने। सरकार उस अमेंडमेंट को मान भी सकती है, नहीं भी मान सकती है, तो वो सरकार की मर्जी है। तो ये बिल को फाइनली स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया है, मतलब यह बिल अभी कानून नहीं बनेगा। कोई भी बिल, देखिए, बिल इज जस्ट अ प्रपोजल। बिल कानून तब बनता है जब वो दोनों हाउस से पास हो जाता है और बाद में प्रेसिडेंट के उसके ऊपर सिग्नेचर हो जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस बिल को इंट्रोड्यूस किया, स्टैंडिंग कमेटी को भेजा। यह स्टैंडिंग कमेटी से दोबारा से हाउस के अंदर आएगा। हाउस उस अमेंडमेंट को रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर सकता है। उसके बाद हाउस इसको पास करेगा। एक हाउस में पास होने के बाद ये दूसरे हाउस में जाएगा, वहां पे वोटिंग होगी, फिर वो पास होगा, फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा, वो राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने सिग्नेचर करेंगे, तब जाके कहीं वो कानून बनता है। तो ये लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है कानून बनाने का। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये इसे कहते हैं स्टैंडिंग कमेटी। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल कमेटी होती हैं, जैसे आप कह सकते हो, पब्लिक अकाउंट कमेटी कह सकते हो, फाइनेंस कमेटी कह सकते हो। हमारे पास 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज भी होती हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो लक्ष्मीकांत में जो है थोड़ा सा आप देख लीजिए कि क्या प्रोसीजर होता है, कानून कैसे बनता है। हल्का फुल्का आइडिया मैंने आपको दे ही दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैरिज एज वाले एंगल को ऑलरेडी हम लोग अच्छा खासा कई दिनों से कवर कर रहे हैं, तो उसके बारे में ज़्यादा यहाँ पे जरूरत नहीं है। इसके प्रोज एंड कॉन्स हम लोग देख चुके हैं। बहुत सारे लोग इस नए प्रपोजल को सपोर्ट भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको अपोज भी कर रहे हैं, है ना। उनका कहना है कि रिलीजियन का मैटर है, इसके रिलीजन के पास आप छोड़ दीजिए, ज़्यादा इसके अंदर हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर मत कीजिए, वो सारी सारी चीज़ें हैं। खैर, अगली जो न्यूज़ हमारे पास आती है वो भी आपका फ्रंट पेज से आती है, जीएस पेपर 2 से इसको हम लोग कवर करते हैं, पॉलिटी वाले सेक्शन से। सो इट इज़ अबाउट द आधार वोटर आईडी लिंक। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, ये रिपीटेड टॉपिक है। बात ये हो रही है कि भैया आपका आधार कार्ड आपके वोटर आईडी कार्ड से लिंक करने की बात चल रही है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ दोस्तों, कि जो वोटर आईडी कार्ड होता है ये आपके सिटीजनशिप का प्रूफ होता है, लेकिन आधार कार्ड आपके सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं होता, ये आपकी रेजिडेंसी का प्रूफ होता है।
अब इंडिया के अंदर मान लो कोई नेपाली आदमी रह रहा है, उसके पास भी आधार कार्ड है, कोई बांग्लादेशी रह रहा है, उसके पास भी आधार कार्ड है। आधार कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको बोल दिया कि आप इंडियन सिटीजन हो, नो, दैट इज नॉट द केस। हाँ, लेकिन अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, इट मीन्स यू आर अ सिटीजन। तो इन दोनों को लिंक करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे एक तो फ्रॉड जो वोटिंग होती है ना, वो बच पाएंगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ना दो तीन तीन वोटर आईडी कार्ड होते हैं। वो लोग हरियाणा का भी रखते हैं, दिल्ली का भी रखते हैं, तमिलनाडु का भी रखते हैं। तो इससे जो है वो जो फ्रॉड होता है ना, अलग अलग जगह पे आप वोट कर सकते हो, वो यहाँ से खत्म हो जाएगा। एक सरकार का कहना ये है, जो कि सबसे बड़ा आर्गुमेंट जो यहाँ पे सरकार दे रही है। उसके अलावा जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजू जी, उन्होंने उनका कहना है कि देखिए भैया, 2019 में या 18-19 में एक इलेक्शन कमीशन के साथ सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने इस मूव को सपोर्ट किया था। कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया था, हर पार्टी ने सपोर्ट किया था। लेकिन 2021 में जब यही बिल पार्लियामेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया, तो यही सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसको अपोज कर रही हैं। ऐसा क्यों होता है, मुझे नहीं समझ में आता। हमारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपोज करने के पर्सपेक्टिव से ही उसको अपोज करती हैं, चाहे उनके पास कोई खास आर्गुमेंट हो या ना हो। भैया, जब आपने उस मीटिंग में सपोर्ट किया तो अभी भी सपोर्ट करिए। खैर, वो एक अलग पॉलिटिक्स का मामला है, उसमें हम लोग ज़्यादा नहीं जाएंगे, पॉलिटिक्स में घुसने वाली बात नहीं है। तो ये थोड़ा सा वोटर आधार कार्ड, तो इलेक्टोरल जो रिफॉर्म्स है ना, वो हमारे सिलेबस में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेंस में भी कई बार यूपीएससी में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरव्यू में भी इलेक्टोरल रिफॉर्म के बारे में कई बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो होते हैं ना, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इस बिल के अंदर एक और बहुत अच्छा प्रोविजन ये है कि अगर मान लो आप नए हो, अगर आप अभी 18 साल के हुए हो, तो इसका मतलब आप अभी वोटिंग दे सकते हो। तो अगर आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, तो पहले क्या होता था, 1 जनवरी को ही आप वोटिंग कार्ड, मतलब 1 जनवरी को ही वोटर आईडी कार्ड के लिए वेबसाइट वगैरह पे आपको जाना पड़ता था। अब क्या होता है, साल में 4 बार आप वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हो। मान लो पहली डेडलाइन आपकी खत्म हो गई, आपने वहाँ पे एनरोल नहीं कराया, तो कम से कम साल में 4 बार आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी वोटर आईडी कार्ड बनवाने की। तो अगर आप नए वोटर हो, इंडिया में जो ऐड हुए हो, आपके 18 साल उम्र हो गई है, अभी आपके पास खूब सारे मौके हैं। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, दिल्ली में एक आईएएस एस्पिरेंट थे, बच्चों को स्कूल ट्यूशन पढ़ाने जाते थे, घर पे फाइनेंशियली अपने आप को सपोर्ट करने के लिए किसी से झगड़ा हो गया और किसी ने उनकी उनकी डेथ हो गई। हुआ कुछ नहीं, वो रास्ते में इस तरफ से आ रहे थे, 3 लोग रास्ते में इस तरफ से आ रहे थे, वो किसी ने उन कंधा वंधा मार दिया होगा, वो टकरा गए होंगे। उन्होंने कुछ बोल दिया होगा उनको कि भैया देख के चलो, संभल के चलो। अब आजकल लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा है ना, यू वेरी वेल नो दैट। तो झगड़ा हुआ तो किसी ने चाकू वाकू उनको मार दिया और अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। बहुत ही एक गलत इंसिडेंट हुआ। खैर, बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। राज्यसभा क्लियर्स बिल लिंकिंग आधार, ये तो हो गया है, राज्यसभा ने उसको पास कर दिया है। अब इसके अपोज करने के लिए टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डेरेक ओब्रियन, ये भैया बहुत गुस्सा हो गए। तो इन्होंने जो लोकसभा के रूल बुक है, उस रूल बुक को फेंक दिया, फाड़ दिया, जो भी किया। तो इनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले से ही सस्पेंडेड थे, अभी एक और हो गए हैं, तो 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड हो गए हैं। क्योंकि ये जो 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इन्होंने मानसून सेशन जो हुआ था, मानसून के दौरान उसके लास्ट का जो दिन था ना, उसमें बहुत हंगामा किया था, जिसकी वजह से जब विंटर सेशन हुआ ना, विंटर सेशन के पहले ही दिन, फर्स्ट डे, इन 12 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द हाउस। अभी इसके अंदर एक और आदमी का नाम जुड़ गया है, 13%। ठीक है, तो ऑलरेडी जो न्यूज़ मैंने आपको बताई है, वो सारी की सारी न्यूज़ यहीं पे है, आधार कार्ड वाली, तो कुछ खास नहीं है, आप पढ़ सकते हो आराम से। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो ये है, गुपकर अलायंस सेज द डीलिमिटेशन पैनल प्रपोज डिवाइसिव। देखिए, डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इलेक्शन कमीशन के अंडर में वो काम करता है। डीलिमिटेशन कमीशन जैसे जब एमपी के इलेक्शन होते हैं या एमएलएस के इलेक्शंस होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिसाइड की जाती हैं। मान लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है 10 लाख, तो इंडिया में 10 लाख लोगों के ऊपर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना। और ये पूरी की पूरी कंट्री के अंदर यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी के अंदर जो है 15 लाख हो गए और हरियाणा के अंदर 10 लाख हो गए, नो। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंसीज को डिसाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन। और ये काम कौन करता है, डीलिमिटेशन कमीशन करता है, इलेक्शन कमीशन के अंडर में। तो यही काम जो है अभी जे.एंड.के के अंदर भी किया गया। तो जे.एंड.के के अंदर दोबारा से सीट्स वगैरह का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जिसमें कश्मीर और जम्मू को लेके कुछ सीटों का चेंज हुआ है। तो ओवरऑल मामला अब ये फंसता है कि कश्मीर के अंदर टोटल 47 सीट्स हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में, और जम्मू के अंदर 43 सीट्स हैं। तो पहले 37 थी, इसके अंदर 6 ऐड कर दी गई। ठीक है,
तो ये डीलिमिटेशन कमीशन का काम है। अब कश्मीर वाले लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो बहुत गलत हुआ, इससे तो जम्मू की जो पॉलिटिक्स है, वहाँ के जो पॉलिटिकल क्लास पार्टीज़ हैं, वो ज़्यादा डोमिनेट करने लगेंगी कश्मीर को, जबकि कश्मीर में ज़्यादा सीट्स होनी चाहिए क्योंकि कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो वो थोड़ा सा यहाँ पे हंगामा चल रहा है। तो हालांकि जम्मू कश्मीर वाले भी खुश नहीं हैं। जम्मू कश्मीर वालों का कहना है कि नहीं, देखो जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा है, कश्मीर वालों का कहना है कि कश्मीर की पॉपुलेशन ज़्यादा है। खैर, 2021 में जो सेंसस आएगा उसमें देखना रहेगा, ये दोबारा से भी इसको रिवाइज किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ सीट जो है SC STs के लिए भी रिजर्व रखी गई हैं। STs में जैसे गुज्जर्स हो गए, बकरवाल्स हो गए, कश्मीर वाले रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व किया गया है, जिससे लोग काफ़ी खुश हैं। खुश इन द सेंस कि इनको हालांकि बकरवाल्स और गुज्जर्स भी मुस्लिम्स ही हैं, जैसे कि वहाँ पे मेजोरिटी पॉपुलेशन है कश्मीर में, लेकिन इनका कहना है कि क्योंकि हम लोग ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कि इसीलिए हमें इग्नोर किया जाता था, तो ये भी थोड़ा खुश हैं यहाँ पे। और JNK के अंदर जो डोगरा कम्युनिटी है ना, इट्स ऑल्सो डिक्लेयर्ड एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, ये लोग भी थोड़ा खुश हैं। खैर, ये थोड़ा डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में मेरे ख्याल से कल या परसों वाली एनालिसिस में भी आपको मैं करवा चुका हूँ, तो थोड़ा सा डिटेलिंग में अगर आपको जानना है तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। खैर, नो फ्राइडे हॉलीडे नाउ फॉर द स्कूल्स इन द लक्षद्वीप के अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। लक्षद्वीप थोड़े समय पहले भी न्यूज़ में था। लक्षद्वीप में बहुत सारे चेंजेस किए गए थे सरकार ने, जिसकी वजह से लोग वहाँ पे सड़कों के ऊपर आ गए थे। पूरे का पूरा मामला क्या था, इसके लिए एक अलग से एडिटोरियल हम लोग अच्छे से कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसको जाके आप देख लोगे तो आपका पूरा मामला समझ में आ जाएगा। एक्चुअली हुआ ये कि लक्षद्वीप के, क्योंकि लक्षद्वीप इज यूनियन टेरिटरी ना, तो लक्षद्वीप के अंदर सरकार ने ऐसे कई सारे रूल्स रेगुलेशन लेके आए, जैसे वहाँ पे जो मिड डे मील है उसके अंदर नॉन वेजिटेरियन को बंद कर दिया गया। वहाँ के कुछ डेयरी फार्मिंग वाली जो कुछ कंपनीज थी उनको भी बंद कर दिया गया। वहाँ पे जो लैंड है, लैंड रूल वहाँ पे चेंज कर दिए गए। तो सरकार अगर वहाँ पे होटल वगैरह बनाना चाहती है, कुछ भी बनाना चाहती है, तो लोगों की परमिशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो लक्षद्वीप के अंदर जो पहले से सिस्टम चला आ रहा था उसके अगेंस्ट में कई सारे प्रोविजंस वहाँ पे आए, जिसके खिलाफ लोगों ने वहाँ पे सड़कों पे आए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए। अभी कोर्ट में केस भी चल रहा है। उसी कड़ी में एक और न्यूज़ यहाँ पे लक्षद्वीप को लेके आती है। देखिए, लक्षद्वीप में जो 96% पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, एंड वी वेरी वेल नो कि जुम्मे के दिन जो है नमाज पढ़ी जाती है। तो लक्षद्वीप में अभी तक ये हुआ करता था कि संडे की बजाय वहाँ पे फ्राइडे को छुट्टी हुआ करती थी, तो जिसमें जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो नमाज जाकर पढ़ सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, है ना। अगर किसी ने व्रत रखा है तो वो वगैरह वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। लेकिन सरकार ने भी कहा है कि देखिए, नहीं नहीं, ये फ्राइडे वाला सिस्टम गलत है। हम लोग क्या करेंगे, संडे को छुट्टी रखेंगे और फ्राइडे को वर्किंग डे रखेंगे, सारे स्कूल खुले रहेंगे, कॉलेज खुले रहेंगे। जिसको लेके वहाँ के कुछ लोगों में गुस्से वाली फीलिंग है, और वो ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। उनका कहना है कि देखिए, हमारा कल्चर अलग है, हमारी प्रैक्टिसेस अलग हैं, हमारे यहाँ पे मदरसा सिस्टम बहुत अच्छे से डेवलप्ड है जो कि फ्राइडे को छुट्टी करते हैं। तो सरकार को ये सब करने से पहले हम लोगों से पूछना चाहिए था। तो वो थोड़ा मामला यहाँ पे है, थोड़ा आर्टिकल आपको पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। हालांकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, छोड़ भी सकते हो। हाँ, लेकिन लक्षद्वीप में जो पहले काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था, वो डेफिनेटली आपको पढ़ना है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को जाके आप जरूर देखें, मज़ा आएगा पढ़ने, देखने में, सुनने में। खैर, श्रृंगला विजिट्स म्यांमार टुडे इन द फर्स्ट आउटरीच आफ्टर द कूप। देखिए, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं हर्षवर्धन श्रृंगला जी, म्यांमार की यात्रा पे हैं। म्यांमार आपको पता है कि हमारा पड़ोसी देश है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये है इधर हमारा, इसको मैं देख लेता हूँ। हाँ जी, तो ये है हमारा इंडिया भैया, इधर प्यारा भारत, और ये इधर आपका आ जाता है, ये इधर आपका आ जाता है म्यांमार, है ना। तो ये आपका म्यांमार है इधर। और ये हमारे बीच में जो है 1600 किलोमीटर से प्लस की बाउंड्री बनती है, 1600 किलोमीटर प्लस इन कंट्रीज के बीच में। यू वेरी वेल नो दैट। तो हमारे लिए म्यांमार बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। ये क्या करते हैं, वो इंडिया की तरफ आते हैं, यहाँ पे वायलेंस क्रिएट करके वापस म्यांमार में भाग जाते हैं, और जिसकी वजह से हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो म्यांमार के और इंडिया के रिश्ते जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, ताकि नॉर्थ ईस्ट में जो वायलेंस होता है उसको कंट्रोल किया जा सके। लेकिन म्यांमार में अलग ही मुद्दे चलते हैं। म्यांमार में जो है वो मिलिट्री कूप हुआ। मिलिट्री कूप में ये जो आंग सांग सू की हैं, जो कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वहाँ पे हैं, इनकी वहाँ पे जो मिलिट्री है म्यांमार की, उन्होंने इनको जेल में डाल दिया है। 4 साल की सज़ा इनको सुना दी गई है, जो कि एक प्रॉब्लम अपने आप में ही काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि इंडिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं वो म्यांमार में यात्रा कर रहे हैं, तो कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप वहाँ पे उनकी मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन देखिए यार, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते ना, कि हम लोग म्यांमार के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। म्यांमार के में अगर खुल के अगर इंडिया वहाँ की मिलिट्री के अगेंस्ट में बोलेगा और मांग सांग सीयू के सपोर्ट में बोलेगा, तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो म्यांमार के साथ हमारे रिश्ते थोड़े से
अब वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन क्या है ना, वहाँ पे चाइना काफ़ी डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है आजकल। तो अगर इंडिया म्यांमार के साथ रिश्ते नहीं बनाएगा, बातचीत नहीं करेगा, तो डेफिनेटली चाइना वहाँ पे डोमिनेट कर सकता है, जो हमारे लिए फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो जो कि इंडिया के लिए भी एक चैलेंज हो सकता है, राइट। तो ये थोड़ी सी समस्या यहाँ पे है। तो हमारे जो श्रृंगला जी हैं वो विजिट कर रहे हैं। ये जो आंग सांग सू की हैं भैया, इंटरनेशनली काफ़ी फेमस एक फिगर हैं। नोबेल पीस प्राइज़ भी इनको मिल चुका है। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन से ईयर में इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिला था। तो ये कमेंट सेक्शन में देखना रहेगा कितने बच्चे आंसर करते हैं। इनके जो फादर साहब हैं ना, वो नेहरू जी के भी काफ़ी क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, और उनको भी फादर ऑफ नेशन कहा जाता है, जैसे इंडिया में नेहरू जी को फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। उसके अलावा म्यांमार और भी कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस का जो ग्रुप्स हैं उनका पार्ट है। जैसे 2008 में ये सार्क का मेंबर बना था, 1997 में एशियान का मेंबर बना था, 1997 में बिम्स्टेक का मेंबर बना था, 2000 में जब मेकोंग गंगा कोऑपरेशन हुआ था उसके अंदर भी म्यांमार एक पार्ट है। मेकोंग गंगा कोऑपरेशन जो है ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से 2014 में या पता नहीं 2015 में यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेकोंग के लिए। तो एशियान ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंट्री यहाँ पे आती हैं, ऑलरेडी आपके सामने ये स्लाइड है, देख सकते हो। एशियान जो है ग्रुप, ये 1997 में बैंकॉक में अंदर ओरिजिनेट हुआ था। शुरू में 4 कंट्रियां ही इसका मेंबर हुआ करती थी, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। बाद में जो है इसकी मेंबरशिप को बढ़ा दिया गया, तो कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम वगैरह, ब्रूनेई, ये इसका पार्ट बन गए हैं, राइट। उसके अलावा अगर आप सार्क की बात करो, तो सार्क जो है वो 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था ढाका में। अ, 8 कंट्री हैं इसके अंदर, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। कुछ ऑब्जर्वर कंट्री भी हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, चाइना, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो म्यांमार जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है, जस्ट सिर्फ इसीलिए नहीं कि हमारा पड़ोसी है, बल्कि इसीलिए भी कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन ग्रुप्स हैं, सार्क, एशियान, बिम्स्टेक, मेकोंग गंगा, यहाँ पे भी म्यांमार का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो डेफिनेटली हम लोग म्यांमार को सीधा इग्नोर नहीं कर सकते, ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। तो ये हमारा जो जीएस पेपर 2 में आईआर वाला पोर्शन होता है, तो उसको आप यहाँ से कर सकते हो। खैर, आज का एडिटोरियल सेक्शन ये रहा, ए लार्जेस्ट सर्कल ऑफ द डेमोक्रेसी। ये आपको मैं सिर्फ रिकमेंड करूंगा, इसको पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। सिर्फ रिकमेंडेड है क्योंकि समय बहुत ज़्यादा चला जाएगा। पढ़ सकते हो इसको आप। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ पूछ सकते हो। मैं हमेशा आपके कमेंट के रिप्लाई करता हूँ, हमेशा करता हूँ, पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स को। तो खुद थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्योंकि अभी जो 26 जनवरी में क्या होने वाला है ना, मोदी जी ने सेंट्रल एशियन कंट्रीज जैसे आपका कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इन कंट्रीज के जो हेड हैं उनको इनवाइट किया है। तो डेफिनेटली वो 26 जनवरी को इंडिया में आएंगे भी। तो इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ अपने रिश्ते इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है। सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हमारा ट्रेड वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये लैंड लॉक कंट्री है बेसिकली, और वहाँ पे चाइना का काफ़ी डोमिनेंस है और रशिया का भी काफ़ी डोमिनेंस है। तो इंडिया चाहता है कि सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ हम लोग रिश्ते अपने अच्छे करें। इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण ये है कि चाइना का डोमिनेंस कम होना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि वहाँ पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम लोग ना थोड़ा सा टैप कर सकें, सस्ते में उनको वहाँ से एक्सप्लॉइट कर सकें, और या फिर कुछ भी बोलिए कि हमारे लिए उसका फ़ायदा हो सकता है। तो वो सारी सारी चीज़ें हैं। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी कई सारी कंट्री का पार्टिसिपेशन है। ब्रिक्स के साथ आप उनका जो है बढ़िया रिलेशन बना सकते हो, वो सारी सारी चीज़ें हैं। और सिक्योरिटी वाइज भी, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कुछ कंट्री हैं जैसे तुर्कमेनिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, ये अफगानिस्तान में जो भी तालिबान का डोमिनेंस है, तालिबान ने वहाँ पे कंट्रोल करके बैठा है, तो उसको लेके भी थोड़ा डर का माहौल बना हुआ है। तो वो लोग कंट्री चाहती है कि हाँ, इंडिया से भी हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, क्योंकि एशिया में तो इंडिया इज़ ऑल्सो अ पावर अलोंग विद चाइना। तो उसको लेके थोड़ा-सा आर्टिकल है, अगर आप पढ़ना चाहो, इंटरेस्टेड हो, तो इसको डेफ़िनेटली पढ़ सकते हो, ठीक है? तो आईआर वाले पोर्शन से कवर कर सकते हो। ये आधार वाले कार्ड की वही फिर से एक्सप्लेन्ड सेक्शन यानी इन्होंने दिया हुआ है, वही सारी चीज़ें जो हम लोग पहले कर चुके हैं, इसमें कुछ खास नया नहीं है। कुछ खास पढ़ना तो आप पढ़, जैसे 1-2 पॉइंट आपको मिल जाएगा, ज़्यादा तो नहीं। व्हाट इज़ गवर्नमेंट्स आर्गुमेंट ब्रिंगिंग द बिल, वो डेफ़िनेटली हमें पता चल ही गया कि जो फ्रॉड होता है ना? उसको दूर करने की बेसिकली सरकार यहाँ पे बात कर रही है। व्हाट वर दीज़ डिस्कशंस, मतलब 2015 में भी नेशनल इलेक्टोरल रोल प्यूरिफिकेशन की बात की गई थी। उस समय भी इलेक्शन कमीशन ने इस चीज़ को सजेस्ट किया था। हालाँकि इलेक्शन कमीशन तो इस चीज़ को कई सालों से सजेशन दे रहा है, लेकिन फाइनली इसको अभी इम्प्लीमेंट किया गया है 6-7 साल के बाद, तो इसीलिए थोड़ा न्यूज़ में भी है। व्हाट आर द अपोजिशंस ऑब्जेक्शन, अपोजिशन वाले क्यों ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? उनका कहना है कि देखिए, पहली बात तो यहाँ पे प्राइवेसी वाली है। प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। तो अगर आप आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दोगे, तो हो सकता है कि आधार कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक के अंदर आ जाए, तो ये वायलेशन होगा हमारे फंडामेंटल राइट का, है ना? वो एक चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पे जो जो डेटा है, अब वो डेटा सरकार के पास रहेगा, सरकार का ऐसा कहना है, लेकिन वो डेटा लीक भी हो सकता है ना? और लीकेज की वजह से आपका जो प्राइवेट डेटा है आधार कार्ड वाला, वो मार्केट में आ सकता है, वो
पब्लिक हो सकता है जिसकी वजह से आपकी प्राइवेसी को भी खतरा है। तो एक तो ऑब्जेक्शन सबसे बड़ा ये है। वाई शुड देयर बी अ प्रॉब्लम विद आइडेंटिफाइंग नेम दैट अपीयर्स इन द मल्टीपल रोल, है ना। देखा, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किसी किसी आदमी की जो वोटर आईडी कार्ड है ना, वो 2-3 जगह पे लिस्टेड होता है, तो कई जगह पे वोट कर सकता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके अकॉर्डिंग जब आप वोटर आईडी कार्ड बनवाने जाते हो तो आपसे आधार नंबर पूछा जाता है। अब वो आधार नंबर पूछने के पीछे ना 2 रीज़न होते हैं। पहली बात तो ये होता है कि अगर आपका ऑलरेडी लिस्ट में नाम है, इलेक्टोरल रोल के अंदर आपका नाम है, तो आधार कार्ड के थ्रू उसको कन्फर्मेशन किया जाता है। दूसरी बात, अगर उसके अंदर आपका नाम नहीं है, तो आधार कार्ड के थ्रू आपकी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की जाती है कि भई आप वो जैसे राम हो, मतलब राम श्याम, मान लो राधे श्याम किसी का नाम है, तो राधे श्याम अपना आधार कार्ड वहाँ पे दिखाएँगे, तो राधे श्याम का जो आधार नंबर होगा उसके बेसिस पे उसको वेरीफ़ाई किया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये सब वॉलंटरी है। अगर कोई आधार कार्ड नहीं भी दिखाता तब भी उसकी वेरिफिकेशन आप जो है दूसरे कार्ड वगैरह से कर सकते हो। उसके पास कोई बैंक का कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, उसके पास पासपोर्ट हो सकता है ना, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट हैं हमारे पास। तो एक वॉलंटरी है, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जैसा कि आपको पता ही है कि बहुत सारी जगह पे पहले आधार, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से आधार कार्ड हमेशा ही आधार कार्ड का जो कानून पास हुआ था उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि आधार कार्ड एक वॉलंटरी है। बनवाना चाहो तो बनवाओ, नहीं तो आपकी मर्जी है। लेकिन आपको भी पता है कि बहुत सारी सर्विस इंडिया में ऐसी हैं जहां पे आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दिया गया है। आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारे लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। अगर आधार कार्ड है तो उनका नाम गलत है, एड्रेस गलत है, उनकी डेट ऑफ बर्थ अलग है। तो इतने सारे डिफेक्ट होने की वजह से जो वोटर आईडी कार्ड के साथ हम लोग आधार कार्ड को लिंक करेंगे, तो हो सकता है बहुत सारे लोगों का वोटर आईडी कार्ड ही रिजेक्ट हो जाए। ये यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। एक समस्या यहाँ पे ये है कि आधार कार्ड दोस्तों वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, जबकि वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपके सिटीजनशिप का प्रूफ है। तो आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक कर दोगे आप, तो ये पता नहीं किस तरह की समस्या यहाँ पे सोल्व होंगी। हाँ, प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, जैसे इंडिया में बहुत सारे नेपाली लोग रहते हैं, बांग्लादेशी लोग रहते हैं, वो इंडिया के सिटीजनशिप तो नहीं है, लेकिन उनके पास वो आधार कार्ड तो है। तो हो सकता है कि ये जो नॉन रेजिडेंट है, जो नॉन सिटीजन है, उनको भी वोटिंग राइट्स मिल जाए, जो कि इस पूरे के पूरे कानून का पर्पस डिफीट कर देगा। कानून इसलिए बनाया जा रहा है ताकि बोगस वोटिंग ना हो। लेकिन अगर आप वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करोगे तो बोगस वोटिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं रादर देन कम। तो उसको पूरे को डिफीट कर रहा है वो। तो डेफिनेटली ये मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या वो चीज़ करता है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा, थोड़ा आपको पढ़ना है तब इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी, फंडामेंटल राइट्स और ना नॉन सिटीजनशिप एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर होती हैं, तो आप उसको देख सकते हो। अगली जो न्यूज़ है दोस्तों वो है करेंसी इन सर्कुलेशन ग्रोथ फॉल्स। देखिए, करेंसी इन सर्कुलेशन का मतलब होता है कि जितनी करेंसी आरबीआई प्रिंट करता है, अब वो कुछ करेंसी जो उसमें से पब्लिक के पास होती है और कुछ करेंसी जो है वो बैंकों के पास होती है। तो बैंकों वाली जो करेंसी होती है वो उसको माइनस कर दिया जाता है, जो करेंसी बचती है दैट इज करेंसी विद द पब्लिक, उसे कहते हैं करेंसी इन सर्कुलेशन। अब हमारी कंट्री में क्या है, देखिए ज़्यादा बहुत सारे लोग अभी भी वो कैश का यूज़ करते हैं। तो देखिए, आप इसको यहीं से आपको समझ में आ जाएगा ज़्यादातर। तो देखिए क्या कहता है कि 2014 में 2015 में इंडिया में हमारी टोटल जीडीपी का जो जितना भी था ना, उसका 11.6% वो कैश के फॉर्म में था। 2015 में 12%, 16 में 8%, 17 में 18 में 11%, 2019-20 में 12%, 2020-21 में 14%। ये यहाँ पे क्यों बढ़ गया है, करेंसी सर्कुलेशन क्यों बढ़ गया है? बिकॉज ऑफ द वायरस थिंग। तो वायरस होने की वजह से बहुत सारे लोग ना, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी आ गया था इकोनॉमी में, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पे कैश यूज़ करने लगे थे। तो ये आर्टिकल कहता है कि अभी थोड़ा सा डिक्लाइन हो गया है, कैश यूज करना डिक्लाइन हो गया है, ऐसा इसका मानना है कि 2016 में इंडिया में टोटल 17.97 लाख करोड़ रुपए कैश की फॉर्म में सर्कुलेट था, जो कि 2017 में घट के 7.8 लाख करोड़ हो गए। ये फैक्ट वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद करने की जरूरत है कि इंडिया में जो कैश इन सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा अभी कम हो गया है नवंबर के महीने में। ठीक है, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह बढ़ गई हैं, वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, लेकिन अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग कैश का यूज़ करते हैं। देखिए, सोचने की बात है कि 15 करोड़ लोगों के पास इंडिया में आज भी बैंक अकाउंट नहीं है। उसके अलावा जो ई ट्रांजैक्शंस होती हैं, मतलब आपने कोई मान लो अमेजोन से ऑर्डर करते हो, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हो, वहाँ पे भी जो टियर 4 सिटीज़ हैं, मतलब जो छोटी सिटीज़ हैं, वहाँ पे 90% लोग अभी भी कैश के फॉर्म में ही पेमेंट करते हैं। जबकि जो टियर 1 सिटी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता वगैरह, यहाँ पे 50% लोग कैश के फॉर्म में यूज़ करते हैं। मतलब अभी भी इंडिया में, हालांकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ऑनलाइन के कंपैरिजन में अभी भी इंडिया में बहुत सारे लोग कैश का यूज़ करना ही पसंद करते हैं।
ड्यू टू सो मेनी रीजंस, ठीक है। तो वो इस आर्टिकल के में यहाँ पे बेसिकली बताया गया है। अगली जो न्यूज़ है आप वहाँ पे ये देख सकते हो। खैर ये तो आपका एक्सप्लेन सेक्शन के अंदर भी था, यहाँ ये वाला नीचे वाला टॉपिक था, नासाज फ्लैगशिप टेलीस्कोप एंड इट्स सक्सेसर। आप इसको जीएस पेपर 3 में कवर करते हो साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से। देखिए अभी तक हमारे पास जो सबसे बड़ा टेलीस्कोप था ना वो था हब्बल टेलीस्कोप। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? हब्बल टेलीस्कोप पिछले 30 साल से सर्विस में है। अभी हम लोग इसको रिटायर नहीं कर रहे हैं, ये काम करेगा, लेकिन अभी हब्बल टेलीस्कोप से भी ज़्यादा एडवांस टेलीस्कोप हम लेके आए हैं जिसका नाम है वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इसको आप जो है शॉर्ट फॉर्म में WEBB वेब बोल सकते हो। हब्बल और वेब में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हब्बल एक्चुअली क्या यूज करता था, हब्बल जो है वो नॉर्मल जो अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ का यूज करता था, लेकिन जो वेब होगा वो इंफ्रारेड वेव का यूज करेगा, जिसकी वजह से वेब है ना, वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये ज्यादा दूर तक देख सकता है, लेकिन हब्बल टेलीस्कोप ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता था। तो वेब स्पेस जो है वो टाइम में काफी पीछे जा सकता है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। दूसरी बात, जो हब्बल टेलीस्कोप है ना आपका, वो लोअर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश है, मतलब 570 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। लेकिन जो वेब टेलीस्कोप का एस्टेब्लिश किया जाएगा वो किया जाएगा धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे। और जो टेलीस्कोप धरती से जितना ज़्यादा दूर होता है वो उतने ही स्पेस को कवर कर सकता है। तो ये कुछ एडवांसमेंट यहाँ पे हुई हैं। और जो हब्बल टेलीस्कोप था उसका जो डायमीटर है दैट वाज ओनली 2.5 मीटर 4 मीटर, लेकिन जो वेब वाला है इसका जो डायमीटर है दैट इज़ मोर देन 6.25 दैट ऑफ द हबल। इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा स्पेस को कवर कर सकता है। तो बात ये है कि भैया जो अभी हम लोगों ने वेब बनाया है इसके तहत हम लोग बिल्कुल जो छोटे छोटे स्टार्स हैं, जो छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हबल के थ्रू नहीं कर सकते थे। तो अभी जो स्पेस के बारे में हमारी इंफॉर्मेशन है डेफिनेटली वो हम लोग और ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ आवर स्पेस। वो थोड़ी चीज़ है यहाँ पे। खैर साइंस एंड टेक वाले पोर्शन से कर सकते हो। बहुत ज़्यादा महंगा था वो, $10 बिलियन के लगभग था। तो कनाडा, यूएसए और यूरोप वगैरह ने मिलकर उसको बनाया है। तो ये भी दोबारा से उसी के बारे में बता रखा है, वेब टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना चाहो तो रिपीटेड है, पढ़ सकते हो। मुझे ये समझ नहीं आता कई बार इंडियन एक्सप्रेस वाले एक ही न्यूज़ को बार बार क्यों देते हैं घुमा फिरा के। खैर तो यही था आज के इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। आप आई होप आपको ठीक ठाक लगा होगा। अगर आप हमारे रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स हो, बार बार चैनल पे आते हो तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू बोलना चाहूँगा। लेकिन अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियोस को देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।